काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का अस्सी के पिछले एपिसोड में हमने दो सुखद संयोग देखे जो कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में हमें देखने को मिले। सबसे पहला तो ये कि मोहल्ला 80 जिसे बामनों का मक्का कहा जाता है, उस मोहल्ले के अंदर एक घर नईम मुसलमान का, और दूसरा ये कि जब दो हिंदू लड़के ब्राह्मणों के घर में किराएदार के तौर पर रहने के लिए घर मांगने आते हैं तो ब्राह्मण उन्हें स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अदरक, लहसुन, प्याज, मांस, मछली यदि वे खाते हैं तो उन्हें घर नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मलुच्छों को घर नहीं देते। इसका मतलब ब्राह्मणों के लिए मांस मछली खाने वाला हिंदू भी मलेच्छ है। वहीं उन्हें ब्राह्मणों को नईम जैसे मुसलमान के मोहल्ले में रहने से कहीं कोई दिक्कत नहीं, और ना ही नईम को कभी कोई दिक्कत हुई ब्राह्मण मोहल्ले में रहने से। ये बात लेखक से बातचीत के दौरान नईम कहता है कि वे अपने पिता के जमाने से यहाँ पर है और अब खुद भी 50 साल का हो गया है, और इतने सालों से यहाँ पर उसकी दुकान है और घर है। ना तो मोहल्ले वालों ने कभी उसको ये एहसास दिलाया कि वो एक मुसलमान है और उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, और ना ही नईम को कभी ऐसा लगा कि किसी की उससे दुश्मनी है। वे वहीं रहकर वहीं सामने वाले म्यूनिसिपैलिटी स्कूल से चारों भाइयों समेत पढ़कर निकला है और ये मोहल्ला उसे बहुत प्यारा है। लेकिन बातों ही बातों में लेखक जब जिक्र करते हैं राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बाद शिलान्यास का, या राम जन्मभूमि में होने वाले शिलान्यास का, तब नईम की आंखों में एक उदासी आ जाती है। उस पर भी लेकिन वे ये मानने को तैयार नहीं कि उसके मोहल्ले वालों को उससे कोई दिक्कत है। एपिसोड हमने खत्म किया था कि नईम अंत में ये कहता है कि जहां मोहल्ला चाहेगा वो भी अपना वोट वही देगा। उसे दुख सिर्फ इस बात का है कि अब हालात बदल चुके हैं और शायद मोहल्ले वाले उसकी बात का यकीन न करें। एपिसोड को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। दूसरी कथा का तीसरा भाग, 13 फरवरी 98 की शाम। पप्पू की दुकान कोलाहल और ठहाके अंदर भी बाहर भी, बहस और नोक-झोंक अंदर भी और बाहर भी। सरकार गिर रही है, बन रही है अंदर भी बाहर भी, हार रहा है, जीत रहा है अंदर भी और बाहर भी। जब मैं दुकान के अंदर जा रहा था, 4 महाकवि बाहर निकल रहे थे। कौशिक, रविंद्र उपाध्याय, सरोज यादव, श्री प्रकाश, बद्री विशाल, बने ठने सजे संवरे, इत्र और फुलेल से गम गम करते। उनकी रत्नार आंखें अंगड़ाइयां ले रही थीं। किसी कवि सम्मेलन की तैयारी थी शायद। मैंने कई बार इन मौसमी महाकवियों से कहा कि हे माई बाप, जिस त्याग, तपस्या और कामना और साधना से आप होली की अमर कविताएं बनाते हैं, उसी से भंगायन विद इन ब्रैकेट भंग, रंगायन विद इन ब्रैकेट रंग, गंगायन विद इन ब्रैकेट गंग, या लंकायन विद इन ब्रैकेट लंका नाम से महाकाव्य नहीं तो खंड काव्य ही लिख मारो, तो 80 की जनता तुम्हारे लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक हेतु संघर्ष करने का काम विद इन ब्रैकेट सौजन्य सोशलिस्ट शब्दकोश करे, जो हिंदी का नोबेल प्राइज माना जाता था। मगर वह बंद भी हो गया होगा तो भी उसे फिर से चालू करा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। मतलब 4 कवि जो बाहर आ रहे हैं उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं काशीनाथ सिंह, ये कहते हुए कि जितनी मेहनत होली की कविताओं के लिए करते हो, उतनी जहां पर रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिन घाटों पर जाते हो, उनकी महिमा मंडन करने के लिए भी तो कुछ लिखो, तो शायद कोई पुरस्कार ही तुम्हारे हाथ लग जाए। खैर, जा रहे हो तो जाओ। जब भाग्य गधे के पोत से लिखा गया है तो हवन, पूजन या सलाह क्या कर सकती है। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, आवाज आई, आइए आइए, बड़े अच्छे मौके पर आए, मिठाई लाई, पगुना गाने जा रहे हैं विद इन ब्रैकेट। इस आवाज के साथ साथ दूसरे कोने से एक फुसफुसाहट भी हुई, जिसे भला आदमी अनसुना कर जाता है। मतलब लेखक के बारे में कुछ कहा जा रहा है और लेखक ने उसे अनसुना कर दिया क्योंकि सुनने लायक उन्हें लगा नहीं। फिर भी उन्होंने उसका जिक्र किया है, सुनिए। एक अपरिचित और दूसरे परिचित स्वर के बीच संवाद। ये कौन है बे? लेखक है भूसड़ी के, क्षमा प्रार्थी हूं। लिखता क्या है? हमारी झाट, क्षमा प्रार्थी हूं। जो हम बोलते हैं वही टीप देता है। अरे वही तो नहीं, देख तमाशा लकड़ी वाला। हाँ वही, देखो तो कितना शरीफ लेकिन हरामी नंबर 1।
करुणा यानी सीट की याचना करती, बाल और दाढ़ी की सफेदी। अरे बुढ़ऊ को जगह दो भाई, नहीं खड़े खड़े टै बोल जाएंगे। जैसी मांग। बैठे ही थे कि तानसेन ने महफिल के पंचों से कहा, तो शुरू करें गुरु। मिठाई लाल गुप्त यानी सुरों की चलती फिरती दुकान देखने से कहीं से नहीं लगता कि संगीत के आचार्य होंगे, किसी विश्वविद्यालय से। हैं सूरदास, रहते हैं तुलसीदास घाट पर। देखिए तो लगेगा कि रेलगाड़ी के किसी डिब्बे से कटोरा लिए गाने गाने वाले किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया है और गवाया जा रहा है, लेकिन गाते हैं तो खुद को तुर्रम खास समझने वाले बैजू बावरा भी भाग खड़े होते हैं। अंधापन मिठाई लाल की कमजोरी नहीं, ताकत है। वे निर्भय निशंक बूमरैंग की तरह इस्तेमाल करते हैं उसका। पहुंच गए बनारसी दास गुप्त के यहाँ एक बार, जब वे महामंत्री थे। बोले, बनारसी दास तुम भी गुप्ता, मैं भी गुप्ता, कार्यक्रम दिलवाओ आकाशवाणी पर। वीपी सिंह के जमाने में चले गए दिल्ली दूरदर्शन पर। निदेशक से बोले, भूसड़ी के क्षमा प्रार्थी हूँ, थर्ड क्लास कलाकारों को गाना गवाते हो, कभी मुझे भी गवा कर देखो तो फर्क पता चल जाएगा। दिन भर की ट्रेन उनकी है। जिस नगर में पहुंचते हैं आकाशवाणी या दूरदर्शन से इतना ले आते हैं कि जितने में 10-15 दिन चैन से कट जाएं। उन्होंने शुरू किया, बलुरेतिया पे बंगला छवा दे किशोरी लाल, अरे लहर जमुना की, गंगा की क्यों नहीं, जमुना की काहे, कहीं से टिप्पणी हुई। चुप भोंसड़ी के, गाना सुन। जी क्षमा प्रार्थी हूँ। संशोधन पारित नहीं हो सका। तानसेन गाते रहे, उनका मुंह राग ही नहीं पूरा ऑर्केस्ट्रा था। संगत के सारे बाजे उनके मुंह में और बचे खुचे उंगलियों में थे, हारमोनियम भी, ढोलक भी, तबला भी, झांझ मझीरा भी। इस दौरान दड़बे का समूचा जौन सैलाब लहराता और ताल देता रहा। जैसे ही फगुआ खत्म हुआ, मांग हुई एक और जोगीड़ा हो जाए, सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा, सारा रा रा रा। तानसेन को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वे शुरू हो गए। तो ये जोगीरा मुझे याद है, मैं 11वीं कक्षा में थी, 1991 की बात है ये। और उस समय मंडल आयोग के विरोध में आंदोलन जोर शोर से चल रहा था और मेरी क्लास के काफी लड़के जो थे उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे थे। तो क्लास में वापस लौटने पर वे ये जोगीरा सारा रारा गाते थे। क्या गाते थे अब तो मुझे ध्यान नहीं। कवन देश का राजा अच्छा, कवन देश की रानी, अरे कवन देश का राजा अच्छा, कवन देश की रानी, कवन देश का कपड़ा अच्छा, कवन देश का पानी, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। कानपुर का कपड़ा अच्छा, राजघाट का पानी, अरे रामनगर का राजा अच्छा, इटलीगढ़ की रानी, जोगीरा सारा रारा रारा रारा। तहलका मच गया दड़बे में। भाजपाइयों की समझ में आए इसके पहले वीरेंद्र श्रीवास्तव मेज पर उछलकर नाचने लगे, नारा लगाते हुए, करो सोनिया की तैयारी, लेट कर गए अटल बिहारी। वीरेंद्र पेशे से वकील, लेकिन पप्पू की दुकान की कचहरी, दुकान ही उनकी कचहरी है। सांवले और दुबले पतले इतने कि 4-6 आदमियों के बीच हो तो कहीं नजर ना आए। कई आंदोलनों के जेल याफ्ता, कल तक समाजवादी थे। मैं चकित, ये कांग्रेसी कब से हो गए। गाना बजाना बंद हो गया और राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं की गोलमेज शुरू हो गई। मतलब गाने बजाने के बाद राजनीतिक चर्चाएं और बहसें जो हैं वो तेज हो गई। इन दिनों किस पार्टी में है महाराज, मैंने पूछा वीरेंद्र से। उन्होंने मुझ अनाड़ी को घूर कर देखा और चिल्लाए, बनारस में बोनिया, दिल्ली में सोनिया। कल बेनिया बाग में सोनिया की सभा है, आप हैं किस लोक में, जरा बाहर निकला कीजिए और हवा का रुख देखा कीजिए। लेट के कितने अर्थ है पता है आपको। लेट कर गए अटल बिहारी के लेट का अर्थ है स्वर्गीय, दूसरा अर्थ है चित यानी चित हो गए, और तीसरा अर्थ है देरी यानी बनारस आने में देरी कर दी और सोनिया ने पहले आकर मैदान मार लिया। पगला हो गया है, भांग ज्यादा ले ली है आज। राजकिशोर ने धीरे से मेरे कान में कहा, उधर देखिए उस पटरी पर देवराज पान वाले की दुकान के पास। मैंने देखा एक विदेशी जोड़ा, शायद हिप्पी थे। युवक नंगे बदन पजामे में था और लड़की लाल गमछे और गंजी में। लंबे बेतरतीब बाल बढ़ाए दोनों गोरे एक दूसरे की कमर में हाथ डाले, एक दूसरे के गाल से गाल सटाए आपस में लड़ियाते बेफिक्री से चले जा रहे थे। वकील साहब आप भी देख लीजिए, राजकिशोर वीरेंद्र से बोले। सोनिया आएगी तो यही सब होगा, खुलेआम नारी विवश
नर सकल गुसाई ना चाही नर मरकट की नाई। तो कुर्ता पजामा और सदरी के साथ पैदा हुए औसत कद के 45 साल राजकिशोर बेहद शालीन और शिष्ट। भाजपा के पीछे उन्होंने सारा कुछ छोड़ा, विश्वविद्यालय की सारी डिग्रियां, बुद्धि विवेक से लेकर गांव की जमींदारी तक। अपने पास सिर्फ समझदारी रखी और उनकी समझदारी देखनी है तो उनके बारे में प्रचलित 80 की किंवदंती सुनिए। मतलब खुद को जितना समझदार बताते हैं, लोग पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं कि इनके जैसा तो कोई समझदार कभी ना हो। सुनिए, ओसाई दवाई के दिन थे। यही चैत फागुन समझिए। खलिहान में गेहूं तैयार और बीच में टाल लगाई जा रही थी। सभी बनिहार ओड़ी दोरी से जमा कर रहे थे टाल पर। टाल पर हाथ की पहुंच से ऊंची हो गई तो सीढ़ी लगानी पड़ी। उस समय भाई लोग राजकिशोर सिंह के जिम्मे खलिहान छोड़कर खाने के लिए चले गए थे दोपहर को, और बाबू साहब नीम की छांव में खटिया डाले खलिहान अगोर रहे थे। जब सभी बनिहार दोपहिया बाद कलेवा करने बैठ गए तभी एक चमत्कार हुआ। एक डोम कौवा नीम से उड़कर खलिहान में पहुंचा और सीढ़ी के एक दो डंडों पर बैठता हुआ टाल के ऊपर जा पहुंचा और गेहूं के दाने खाने लगा। थोड़ा परेशान हुए बाबू साहब, अब क्या करें, कि सहसा समझ आई। वे चोर कदमों से सीढ़ी के पास पहुंचे और धीरे से सीढ़ी हटा दी। फिर विजयी भाव से बोले, देखें आप ससुरे नीचे कैसे उतरते हो। तो इसे कहते हैं समझदारी। जैसे ही समझदारी राजकिशोर ने वीरेंद्र श्रीवास्तव को लुलवाना शुरू किया, वैसे ही 80 का वे गोवा संसद का कॉन्फिडेंस मोशन वाला अधिवेशन विशेष हो गया। राजकिशोर, डॉक्टर देवव्रत चौबे और राधेश्याम एक तरफ, वीरेंद्र श्रीवास्तव दूसरी तरफ, तीसरी तरफ अपने छपे ओपिनियन पोल के पन्ने के साथ डॉक्टर दीनबंधु तिवारी, चौथी तरफ या बिना किसी तरफ के सहस्त्र नाम डॉक्टर गया सिंह। क्योंकि जो मजा सबको गरियाने में है वह किसी तरफ होने में कहा। सहस्त्र नाम में एक नाम और जुड़ गया। इधर किसी अखबार में गया की जगह गधा छप गया। विद इन ब्रैकेट सूचना सौजन्य सूबेदार सिंह। तो श्री श्री 1001। वीरेंद्र जी, आप भाजपा के इतने खिलाफ क्यों हैं, मैं बताऊं? राजकिशोर ने कहा, बताइए। इसलिए कि हमने एक लाला को मंत्री नहीं बनाया और आपने मुंह फुला लिया, और बनाया तब जब उसने विधानसभा में अपना सिर फोड़वा लिया। हरीश चंद्र श्रीवास्तव की ही बात हो रही है ना? सिर फोड़वाने पर भी नहीं बनाया। बनाया तब जब हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल में भर्ती हुआ और मरते मरते बचा। मैं झूठ तो नहीं कह रहा, वीरेंद्र ने कहा। और भाजपा विरोधी इसलिए भी हो कि कांग्रेस छोड़कर सुनील शास्त्री भाजपा में आए। बड़ी उम्मीद के साथ कि इलाहाबाद से टिकट मिल जाएगा, इलाहाबाद से न सही कहीं और से ही मिल जाए। और ये भी नहीं दिया हमने, क्योंकि हमने मुरली मनोहर जोशी को उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। और कोई भी इसे गलत तो नहीं कहेगा, कहाँ जोशी और कहाँ शास्त्री। लेकिन मैं अब आपसे पूछता हूँ, यही था तो दल बदल में इतनी देर क्यों कर दी? भाजपा में पहले क्यों नहीं शामिल हो गए? खैर चिंता ना करें आप, हम विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें राज्यसभा में ले लेंगे। सुन रहे हैं उन्हें? मजाक में चल रही बातों के बाद वीरेंद्र सहसा गंभीर हो गए। ये है उनकी बुद्धि। और लाला भाजपा से इसलिए नाराज है कि लालाओं के लिए वहां जगह नहीं। और कहोगे कि मुलायम और कांशीराम जातिवाद करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी आप मनुवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं या जातिवादी मानसिकता के खिलाफ उठाते हैं, तो सीधा आपके ऊपर जातिवाद होने का ठप्पा चस्पा दिया जाता है। जबकि भाजपा में किस तरह का जातिवाद होता है? कोई भी ब्राह्मण से नीचे कोई भी किसी को भी वहां जगह नहीं दी जाती है किसी महत्वपूर्ण ओहदे को लेकर। उसी चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है। हम खिलाफ हैं तुम्हारे दो मुंह में पन के। तुम लोग थूकते हो, फिर चाटते हो और समझते हो कि देश चूतिया है। तुमने कहा सोनिया विदेशी है, लेकिन जब कांग्रेस ने अडवाणी की गांड में डंडा किया कि क्षमा प्रार्थी हूं कि वह विदेशी है, तो कहना शुरू किया कि सोनिया देशी है, विदेशी नहीं है। इस तरह पहले कभी काशी मथुरा एजेंडा पर नहीं था। अब आज कह रहे हो कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। कल फिर कहोगे कि नहीं, हम कोर्ट की नहीं मानते, साले कोई दीन ईमान है तुम्हारा। राजकिशोर ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, वीरेंद्र ने बिना मौका दिए आगे कहा, और कहते हो राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी। भूसड़ी के क्षमा प्रार्थी हूं, राज तिलक राजतंत्र में होता है, लोकतंत्र में नहीं। तुम्हारे दिमाग में आज भी राजतंत्र है
और ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई जब नई संसद के अंदर सेंगोल स्थापित किया गया था। आज का एपिसोड मैं यही विराम करती हूँ। ये एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अंबेडकर नामा को आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई एपिसोड मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।